नमस्कार। भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है भी, कोई उपाय नहीं है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए जिस समय हमारे यहाँ अन्न की भयंकर कमी थी, अकाल पड़ रहा था, लोग भूख से मर रहे थे, तो रसायनों के इस्तेमाल से ज़्यादा उत्पादन पर जोर दिया गया। आने वाले दिनों में वो ज़्यादा उत्पादन करने की मांग बढ़ती गई, बगैर यह देखे कि हम जितना केमिकल डाल रहे हैं उससे हमारी खेत की उर्वरा शक्ति का क्या होगा। कृषि विश्वविद्यालय, सरकारें, संस्थाएं, सब लोग एक ही बात पर जोर दे रहे थे और मीडिया इस बात के लिए रोना रो रहा था कि किसी को खाद नहीं मिल रहा है, तो किसी को कीटनाशक नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके क्या नुकसान है, इसके बारे में जो बोलने वाले और बताने वाले थे, उन लोगों की बातें बहुत मजबूती के साथ जो मीडिया में आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। 1990 के बाद दुनिया बदली, ग्लोबलाइजेशन हुआ। उस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कम से कम लागत से, तो यह मांग और ज़्यादा बढ़ती गई। झारखंड एक पठारी इलाका है, ज़्यादातर इलाकों में राम भरोसे खेती होती है, इसलिए कि बिजली भी नहीं थी, इरिगेशन की सुविधा नहीं थी। जो इरिगेशन की सुविधा है, जो सरकारी आंकड़े हैं, उस आंकड़े को जो बढ़ा करके 18% बताया जाता है, फैक्ट ये है कि 11%, 10% के हिसाब से ही सिंचाई हो पाती है। लेकिन जब इस दुनिया ने भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों को जन्म दिया, तब लगा कि नहीं, अब उन लोगों की बात सुनी जानी चाहिए जिन लोगों ने बहुत पहले यह बात कही थी, हमारे ऋषि और मुनियों की। तब प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की बात की शुरुआत हुई और झारखंड में भी नए सिरे से पूरी ताकत के साथ जैविक खेती की बात चल रही है। इसलिए झारखंड में एक चावल होता था गोड़ा धान का, जो माड़ भात खा लीजिए पेट भर जाता था। आज कोई चावल खाइए, उसका कोई टेस्ट नहीं है, कितना हूँ नाम हो उसका, राम जीरा से लेकर के भिन्न भिन्न तरह के। यूनिवर्सिटीज़ ने भी यही काम किया। झारखंड का कृषि निदेशालय, झारखंड सरकार जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और तरह तरह के स्कीम ला करके किसानों को चाहती है प्रोत्साहित करना, ताकि वह खेत की उर्वरा शक्ति को फिर से बढ़ाएं और खेत का पेट जो जल गया है केमिकल से, उसमें एक मरहम लगे। बीच बहस में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राज्य के कृषि निदेशक निशा उरांव। स्वागत है आपका। जोहार। आप विजय कुमार जी, उप निदेशक उद्यान हैं, बात करेंगे। मैं संतोष कुमार, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग, डायरेक्टर एग्रीकल्चर। आप सबका स्वागत है, सबको जोहार, सबको नमस्कार। आप प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो आप ही से शुरू हो, आप ही बताइए अभी क्या प्लानिंग है झारखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए। मेरे पास जो आंकड़े हैं, मैं जो आंकड़े लेकर के आया हूँ कि झारखंड बनने के बाद में जो राज्य को ज़रूरत थी अन्न की, उससे ज़्यादा उत्पादित किया, प्लस सरप्लस में है, खास करके धान चावल के मामले में। आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ, फैक्ट क्या आई डोंट नो, इसलिए कि मैंने उसको कभी कसौटी पर नहीं कसा है, लेकिन ये आंकड़े ये हैं। आंकड़े ये हैं कि पशुपालन में भी, कुक्कुट पालन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब नए सिरे से नई योजनाएं क्या क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। एक योजना हम लोग का बीज विनिमय योजना है, जिसके तहत हम लोगों ने इस बार किसानों को अधिक से अधिक बीज देने का प्लान तैयार किया है। इसमें हम लोग संकर बीज और प्रमाणित बीज दोनों देंगे और बीज देने में हम लोग ये पारदर्शिता लाने के लिए टोकन सिस्टम भी लाए हुए हैं। एक मिनट, हम लोग जैविक खेती पर बात करें, जैविक खेती पर वो बीज वाले पर आइए। जैविक तो बीज भी होना चाहिए। जैविक खेती की शुरुआत हाँ, मैं आता हूँ आपकी तरफ, तो वहाँ उस पर आइए। इसलिए जैसे ही बीज विनिमय करेंगे आप, तो फिर वो उसका ये क्या नाम है, प्रोसेस में केमिकल का इस्तेमाल होगा, फिर वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए थोड़ा फोकस करिए। हम आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। नहीं तो जैविक आ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए ना। हाँ बताइए। तो किसान को जैविक बीज मिले, प्रमाणित बीज मिले, इसके लिए हम लोग बीज की योजना को लाए हुए हैं। किसान को हम लोग उपलब्ध कराएंगे बीज, और बीज को
जैविक रूप से उपचारित करने के लिए उनको विधि भी बताई जाएगी कि किस तरह वो जैविक रूप से उसको उपचारित करे, ताकि ठीक है। बीज जनित विजय रोग जी, ना ये हो। जो झारखंड है, झारखंड में सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इधर तो फूलों की भी खेती होने लगी है बड़े पैमाने पर, उद्यानों का, और यहाँ से सप्लाई दिल्ली भी है, कलकत्ता भी है, और लगभग सभी महानगरों के लिए। मुझे लगता है कि BPDP एक स्कीम शुरू हुआ था, बिहार प्लेटो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके बाद एयर कंडीशन ट्रक्स आए और उसमें वो सारा कुछ। तो अभी क्या उद्यानों की क्या स्थिति है? अभी उद्यान के क्षेत्र में हमारा सब्जी, जैसा कि आपने बताया कि सब्जी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं जी। और हमारे पास जो क्लाइमेटिक कंडीशन है झारखंड की, उसमें खासकर कैबेज और कॉलीफ्लावर ये हमारा सालों भर होता है। और यहाँ से हम लोग आसपास के राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, बंगाल हुआ, बिहार, यूपी, जो भी एडजॉइनिंग स्टेट हैं, वहाँ हमारे सब्जी जाते हैं। और हमारे उद्यान विकास की योजना है और हॉर्टिकल्चर मिशन की योजना है जो केंद्र प्रायोजित है। और जो जिला 17 जिला हमारे हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत है और 7 जिला हमारा राज्य स्तर से हॉर्टिकल्चर मिशन में जो स्कीम्स हैं वही स्कीम को, जो रेस्ट बचे हुए 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम लोग लागू करते हैं। फिर आपके पास लौटते हैं। निशा जी, आपसे थोड़ा जानना चाहिए, स्कीम्स बताइए आप इस में, और पॉलिसी सरकार की क्या है किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए? जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश को संबोधन किया था दिसंबर के महीने में, कि किस तरह से जब हरित क्रांति आई थी तो उर्वरक और रासायनिक खादों का इस्तेमाल हुआ था, जिससे कि उसके दुष्प्रभाव भी आगे आने वाले समय में नज़र आने शुरू हो गए थे। और उन्होंने यह मार्गदर्शन दिया कि 80% से ज़्यादा किसान, उनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले खेत हैं। तो इस संदर्भ में जैविक खेती, जो चाहे वो किसान के सेहत के लिए हो या पर्यावरण देश के सेहत के लिए ज़रूरी है, और पर्यावरण संतुलन के लिए, मिट्टी के उत्पादकता को कायम रखने के लिए, इन सभी तथ्यों के लिए जैविक खेती ही ज़रूरी है। तो उन्होंने सारे देश में सारे किसानों को प्रोत्साहित किया कि हम सभी जैविक खेती की तरफ पुनः बढ़ें, रसायन खेती को, अब रसायन उर्वरक का इस्तेमाल कम से कम करना शुरू कर दें। उनका जो कहना था कि इससे जो किसान हैं उनके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, और जो अलग अलग जैविक खेती के स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं, उससे उनको मार्केट की भी सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, और इन सब से उनकी आर्थिक सशक्तिकरण होगा। यानी कि जो बिचौलियों पे वो निर्भर करते हैं या बैंक से लोन पे निर्भर करते हैं, उन लोन पर भी उनकी निर्भरता जो है कम होती जाएगी और वो स्वावलंबी सही मायने में बन पाएंगे। थोड़ा सा ये डिप्टी डायरेक्टर साहब, अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसानों को खेती, जैविक खेती की तरफ लौटने के लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है कि वो लौटें? आपसे नहीं जी। यहाँ जैविक क्लस्टर बनाई गई है। पिछले बार 200 क्लस्टर का निर्माण किया गया था, जो अभी तीसरे चरण में है। और पिछले वर्ष भी इस क्लस्टर्स में क्या होता है? किसानों से जब मुखातिब तो बताएंगे हम, क्लस्टर बनाकर कैसे क्लस्टर बनाते हैं और कैसे क्या करते हैं उसमें, उसके क्लस्टर में जी आप बताएं। हाँ, मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जी कि भारत सरकार एक स्कीम चलाई है, परंपरागत कृषि विकास योजना। वो भारत सरकार की योजना है जो स्टेट में चलती है, 60-40 पर चलती है। और राज्य स्तर भी सर्टिफिकेशन की योजना चलाई हैं, जो अभी हमारा 2017-18 में 20,000 हेक्टेयर में हम लोगों ने किया था जी, जो अभी C3 के पोजीशन में हैं। और फिर 18-19 में 30,000 हेक्टेयर में हम लोगों ने किया है, वो C2 में है। जैसे 3 साल के लिए सर्टिफिकेशन होता है, C1, C2, C3। उसमें होता है क्या कि इनपुट्स 2012-13 में हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड का गठन किया गया था। तब से इस पर राज्य सरकार कार्यरत है। यहाँ एक सवाल ये है, किसानों के पास परंपरागत बीज बचे हैं क्या? अगर बचे होंगे तभी तो आप आगे खेती कर पाएंगे उससे। जी बिल्कुल बचे हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने
उन वैसे बीजों को एक बैंक भी बनाई है, जो उनके पास जो उसका जीन ओरिजिनल है वो उनके पास है, उससे मल्टीपल करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इस पर भी यूनिवर्सिटी और केवीके ने जोड़ दिया। जब मैं गिरिडीह में था, इस तरह के जितने भी किसानों के पास इस तरह के बीज थे उसको संग्रह करा के सर्टिफिकेशन भी उसको कराए थे। ये निश्चित रूप से आपका कथन मान्य है, और किसान जो हमारे वक्तव्य को सुन रहे हैं उनके लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हाइब्रिड से उत्पादन तो बढ़ती है, परंतु मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बहुत ही ह्रास होते जा रहा है, क्योंकि उसे चाहिए केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, और पानी की भी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। अगर हम परंपरागत जो हमारे पास बीज उपलब्ध है, हाई यील्डिंग वैरायटी भी हैं, हाइब्रिड ही नहीं, हाई यील्डिंग वैरायटी है जो उसके टक्कर का है, अगर उसको सिलेक्शन करते हैं और इस पर खेती करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम लोग ये करें कि जिस फायदे के लिए, ज़्यादा कीमत के लिए ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, कम उत्पादन में भी टेस्ट बढ़िया होने के लिए उसको उसी दाम में बेच सकते हैं, यानी कि पैसे का जो रेशियो है उसको नुकसान नहीं होगा। यह बात किसान अगर समझे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बात बनेगी। किसान ज़्यादा यील्ड इसलिए लेता है, ज़्यादा कीमत मिलेगा उसको, तो कम ही यील्ड हो, दाम उसका बढ़ जाएगा जैविक खेती के नाम पर, बढ़ जाने से उसको प्राइस तो उससे ज़्यादा मिल जाएगा। इसलिए कि अभी खाने वालों को लेकर जितने सेठ साहूकार हैं सबको चाहिए जैविक वाला, वो बेचेंगे खाद लेकिन चाहिए जैविक वाला खाना, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर किसानों के दिमाग में यह बात जाए कि जैविक खेती आप करेंगे तो कम भी उत्पादन होगा, तो आपका मेकअप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने सही कहा सर कि ये किसानों के बीच में जब हम लोग प्रशिक्षण करते हैं तो ये बात को हम लोग रखते हैं कि अगर ये दिमाग में है कि केमिकल फर्टिलाइज़र से और हम जैविक करते हैं तो उसमें अगर एग्जाम्पल देते हैं किसानों को, अगर 2 क्विंटल कम आता है, जो कि संभव नहीं है, नेचुरल फार्मिंग में तो संभव ही नहीं है, वो जितना केमिकल फर्टिलाइज़र से आना है उतना ही आता, बशर्ते उस पर रिसर्च हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे महामहिम, अभी गुजरात में हैं, उनका बुक भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर उन्होंने डॉक्टर सुभाष पालेकर जी के साथ काम किया है, और वो वहाँ के क्षेत्रों में, खासकर कुरुक्षेत्र में उनका जो अध्ययन आया है कि उन्होंने किया है और कभी भी यील्ड में कमी नहीं आई है। इवन कि कार्बन का सॉइल में जो परसेंटेज है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। जैविक खेती में बस यही है कि जीवाणु का खेती है, उसमें केमिकल का कहीं जगह नहीं है। जीवाणु से ज़्यादा है कि अर्थवर्म लौट करके आया, अर्थवर्म अगर लौट करके आ जाएगा तो बात बनने लगेगी। अर्थवर्म ही गायब हो गया है। बिल्कुल, आप अपने हमारे गमले में 20 साल 25 साल पहले हमारे गमले में अर्थवर्म हुआ करता था। आज एक बार पानी नहीं दिए तो मिट्टी इतनी कड़ी हो जाती है मानो कि पत्थर हो गया हो। तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। किसान बंधुओं को मैं ये बताना चाहता हूँ। जी, मैं आऊँगा आपकी तरफ से लौट कर। निशा जी, इस पॉलिसी में सरकार क्या सपोर्ट करेगी? देखिए, जैसा इन्होंने अभी उसका उल्लेख किया, PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना और एक है भारतीय पद्धति कृषि योजना। तो अब इन 2 योजना में मोटा मोटी जो कार्यक्रम होने हैं वो इस प्रकार होंगे। सबसे पहले तो किसानों का क्षमता विकास करना है और उनका क्लस्टर का निर्माण करना है। मतलब ऐसे जो खेती है, जैविक खेती है, ये हमेशा क्लस्टर में ही टारगेट किया गया है कि 50 कम से कम 50 किसान हो और कम से कम 50 एकड़ खेत का क्लस्टर हो। और सर्टिफिकेशन करने में आसानी होगी, मार्केटिंग करने में भी थोड़ी आसानी होगी जी, उसके सामान को प्रोसेस करने में भी थोड़ा आसानी होगी। और इन क्लस्टर को 3 साल तक सरकार जो है आर्थिक सहयोग देगी, यहाँ किसानों को ट्रेनिंग देगी, क्षमता विकास देगी, क्लस्टर निर्माण, साथ में जो जैविक संसाधन हैं जैसे आपके बीज हो गए, कीटनाशी हो गए, इन सब को भी खरीदने के लिए उनको आर्थिक सहायता देगी। इसके बाद जो प्रमाणीकरण होते हैं, सर्टिफिकेशन, वो पूरा उनके लिए फ्री होगा, वो सरकार अपने तरफ से करेगी। उसके पश्चात मार्केट के लिए भी सुविधा देगी, उनको राष्ट्रीय मार्केट से और स्थानीय मार्केट से उनको जोड़ेगी। उसके लिए जो जैसे उत्पादन परिवहन, उसके लिए भी वो भत्ता अलग से देगी। तो इस प्रकार किसानों को उद्यमी बनाने की ओर, उद्यमी बनाने की दिशा में ये एक सरकार का पहल है
कि उनके मैं बताना चाहूँगी, जैसा अभी बातचीत से भी पता चला कि जैविक खेती से जो मिट्टी की उत्पादक क्षमता है वो बढ़ती है, जो जैविक विविधता है मिट्टी में वो बढ़ती है। इसके कारण जो उत्पादन है और जो फसल के मानक हैं, फसल के पोषक तत्व हैं, उनमें भी सुधार आता है। तो इस वजह से आज के ज़माने में सेहत पर बहुत ख्याल दे रहे हैं और ऐसे उत्पादन का बहुत डिमांड भी है मार्केट में, जो जैविक उत्पादन होते हैं, और इनके जो मूल्य हैं वो आम जो जैविक उत्पादन नहीं होते हैं उसके कंपैरिजन में इनके मूल्य भी बहुत अधिक होते हैं। आप थोड़ा बताएं अभी क्या प्लानिंग की है आप लोगों ने इसके लिए? जैविक खेती के लिए जैविक खेती के लिए प्लानिंग यही है कि राज्य सरकार और राज्य में आपकी प्लानिंग क्या है खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को मदद करने के लिए? आप थोड़ा कुछ बताएं ना। हाँ, हम लोग का कृषि निदेशालय के द्वारा जी हम लोग तरह तरह की योजनाएं का गठन किए हुए हैं, जिसमें एक तो पहला है उनको बीज वितरण हम लोग कराते हैं। दूसरा अभी एक नया योजना। बीज कैसे आप बांटते हैं? बीज मैंने किसान के घर जाके बांटते हैं, ब्लॉक के माध्यम से बांटते हैं, या कृषि पदाधिकारी जाके बांटते हैं, कैसे है? या दुकान में जाके वो खरीदते हैं, कैसे है व्यवस्था? इसमें हम लोगों ने लैम्स पैक्स को चिन्हित किया हुआ है, एक नोडल लैम्स पैक्स है, उनके माध्यम से हम लोग बीज पंचायत तक पहुंचाते हैं। दूसरा, इस बार हम लोगों ने ये भी तय किया है कि जो खुदरा विक्रेता है, जो अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता है, उनके माध्यम से ही बीज बांटेंगे ताकि किसान को उनके घर तक मिल जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ब्लॉक चेन का भी निर्माण किया है और अपने जिला कृषि पदाधिकारी को हम लोगों ने सलाह दिया है कि अभी से ही किसान का चयन प्रारंभ कर दे ताकि उनको मई आते आते हम लोग बीज का वितरण कर सकें। तो एक प्लानिंग सरकार की है कि हम लोग समय से इस बार बीज बांट सकें। आप जो जैविक खेती के बारे में बात कर रहे हैं, जैविक खेती का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी समझ जितनी है उसके हिसाब से वो एक त्रिकोण है, यानी पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और कृषि। ये सब एक साथ अगर नहीं जुड़ते हैं तो खेती को भी फायदे की नहीं होगी, हमेशा घाटे की होगी। इसलिए कि एक का बेस्ट हमारे काम में आता है और दूसरे का वेस्ट दूसरे के काम में आता है। वो वेस्ट लेते हैं, हम बेस्ट लेते हैं, तो ये वाइस वर्सा जो चलता रहता है। अगर गाय हम चारा खरीद करके वो करें और चारा खेत से लाके करें, दोनों की वो लागत में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर उसी गाय के गोबर का इस्तेमाल अगर हम खेत में करते हैं, बैल का, तब तो धीरे धीरे लोगों ने जानवर हटाना ये कर दिया, शुरू कर दिया है। तो फिर कैसे लौटना कैसे है उस तरफ से? हाँ, जो आपकी प्लानिंग इसी संदर्भ में जो पहले मैंने आपसे बात जिक्र किया था डॉक्टर सुभाष पालेकर जी का, उन्होंने अपने अध्ययन किए और उन्होंने पाया कि देसी गोबर में 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 5000 करोड़ जीवाणु हैं। और वो जीवाणु अगर सॉइल में जाते हैं, देखिए सर, जीवाणु का काम है सॉइल में जो मिट्टी है ना, उसमें जो भी पोषक तत्व हैं उसको चार्ज करना। मतलब वो कहते हैं कि उसको खाना पकाना। हमारे पास ज़मीन में सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, परंतु उसको पकाने के लिए, उसको चार्ज करने के लिए हमारे पास माइक्रोब्स नहीं हैं। माइक्रोब्स को हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बेडिसाइड सब हमने डाला और उसका लेयर भी बनाया, उसके सॉइल के पोर्स को भी बंद किया और माइक्रोब्स को भी गायब। जैसे कि आपने देखा, आपने अभी वक्तव्य दिया था कि केचुआ नहीं है, छोटी छोटी मछलियाँ पहले हम लोग खेत में जाते थे तो वो मिलता था, अब मछली नहीं है। कहाँ गया, क्यों गया? अगर हमारे पास जीवाणु आते हैं तब वो सॉइल की उर्वरा शक्ति ऐसे बढ़ती है। तो विकास का मॉडल पूरा बदलना पड़ेगा ना जी। जो आपका डेवलपमेंट मॉडल है, जब तक वो पूरा का पूरा चीज़ें नहीं करते हैं तब मछली छोटी कहाँ से आएगी? मछली तब तक वो आप ये तालाब बना करके उसमें दूसरा खाना खिला करके उसको पालेंगे, उस पर कोई टेस्ट नहीं, और क्या उससे मिलता है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता है। इसीलिए उन्होंने एक इजाद किया जिसका नाम उन्होंने दिया जीवा अमृत। जीवा अमृत बहुत सिंपल सा चीज़ है जो उपलब्ध है हमारे पास। कहते हैं कि 10 किलो गोबर लें, ताज़ा गोबर 1-2 दिन का, उसमें 5 से 7 लीटर गौमूत्र डालें, फिर 1.5 से 2 किलो गुड़
और 1.5 से 2 किलो बेसन, और वैसे मिट्टी जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया गया है, जैसे जंगल का मिट्टी या किसी बरगद के पेड़ के मिट्टी, उसको अगर 1 किलो डालते हैं, 200 लीटर का, 180 से 200 लीटर तक का एक ड्रम, जो किरासन तेल का ड्रम है, जो लोग देखते हैं नाप के लिए उपयुक्त है, उसको अगर घोल बनाते हैं, सुबह शाम उसको लकड़ी से घुमाना पड़ता है। 4 दिन के बाद वो जीवामृत तैयार हो जाता है। उसको अगर आप फिल्टर करते हैं तो आप ड्रिप में भी चला सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। तो उसका विधियां हैं कि डिटेल्स जब किसान को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो डिटेल्स में हम लोग बताते हैं, लेकिन बहुत से किसान को हमने जागरूक किया है। आज से हम अपने यहाँ एक सिस्टम था कि जो गुहाल में गोबर हुआ उसको ले जाके डाल दिया और खेत में जब फसल काटे तब इतना छोड़ दिया। जी जी, ये दोनों मिलकर के उसके साथ जोत दिया। जी जी जी, 3 साल में हर 1 साल गैप कर दिया और उसमें पानी भर दिया और वो सड़ गया, उसमें नाइट्रोजन आ गया। इसके लिए एक 2-3 तरह की फसलें थी जिसको उगाई जाती थी और उगाने के बाद में वो जा करके अगले साल जो है प्रोडक्शन उसका बढ़ जाता था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। सनई ढांचा जो था, सनई ढांचा इसी तो आज इसी काम भी इसी के ग्रीन काम में आता मैन्योरिंग है। के लिए सनई ढांचा आवश्यक है। इसमें एक बात और आपके वक्तव्य से जोड़ना चाहता हूँ, मल्चिंग उसको कहते हैं कि स्ट्रॉ मल्चिंग, कि कुछ जगह छोड़कर आप उसको काट लेते हैं, फिर वो जुताई करके वो खाद बनता है। किसानों को मैं यही बताता हूँ कि भैंस को, गाय को क्या खिलाते हैं आप? पुआल खिलाते हैं, और उतना विशालकाय शरीर वो पुआल खा के जीवित रह सकती है। इसका मतलब है कि पुआल में कुछ है, और वो है क्या? सारे न्यूट्रिएंट हैं जो शरीर को भी बलवान बनाता है। अगर उसी चीज़ को अगर मेरे सॉइल में जाएगा तो क्या सॉइल मेरा, मिट्टी मेरा स्वस्थ नहीं होगी? इसमें किसानों को जोड़ने की क्या प्लानिंग, कैसे जोड़ेंगी आप? जो आप स्कीम्स बता रही हैं उसमें कैसे जोड़ने की क्या प्लानिंग है? झारखंड राज्य सरकार में गठन हुआ है एक सोसाइटी का, जिसका नाम है ओफाज, ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड। ओके। तो इसका गठन विशेष प्रकार से इसी मकसद के लिए हुआ है कि जैविक खेती को। तो वहाँ आपके निदेशालय में ही है ये? जी, ये उद्यान निदेशालय के ही अधीन है। अच्छा। और हालांकि इनके जो CEO होते हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और जो ये परंपरागत कृषि विकास योजना है, BPKP है, इसका संचालन ओफाज के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे BPKP है, उसके माध्यम से लगभग 4000 जो है एकड़ अभी झारखंड में उसको आच्छादित किया गया है। उसी प्रकार से जो PKVY है, लगभग 30,000 एकड़ उसमें राज्य में आच्छादित किया गया है। 3 सालों के लिए जो भारत सरकार ही इम्पैनल करती है सर्विस प्रोवाइडर को, फैसिलिटेटर को, उसी इम्पैनल्ड एजेंसी से ही चुनाव किया जाता है ऐसे सर्विस प्रोवाइडर का, जो 3 साल तक उनका क्षमता विकास करें, उन्हें अलग तरह के परंपरागत संसाधन है उसका सप्लाई करते रहें, और उनका प्रमाणीकरण करने में भी उनका सहयोग करें, साथ में उनको मार्केट के लिए सुविधा भी दें। तो ये 3 साल तक इस तरह का एक सर्विस प्रोवाइडर को एक क्लस्टर दे दिया जाता है, जहां वो साल में कम से कम 3 या 4 बार जो प्रत्यक्षण, जब वहाँ जाकर किसानों को खेत में जाकर ऑन फार्म ट्रेनिंग जो कहते हैं वो स्वयं जाकर करते हैं। अच्छा। और पूरे साल जो हैंड होल्डिंग होती है, पूरे साल उनकी हैंड होल्डिंग चलती है। इतने जो अलग अलग कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट के लिए भारत सरकार ने 3 सालों के लिए एक राशि जो है फिक्स कर दी है कि इतनी राशि इसमें लागत होगी। अच्छा। तो इस प्रकार से तो वो राशि क्या बैंक से मिलेगा किसान को या डायरेक्ट? वो DBT जाएगा, वो किसान के खातों में DBT चला जाएगा। अच्छा। तो इस प्रकार से अलग अलग किसानों को जो है जोड़ा जा रहा है, और क्लस्टर में प्रमोट किया जा रहा है, और आच्छादित किया जा रहा है अलग अलग इन दोनों योजनाओं से खासकर। आपके यहाँ प्लानिंग में बीज के अलावा भी कोई प्लानिंग है क्या? और किसान जी जैसा बताइए। कि अभी चर्चा हो रहा था कि हम लोग किसान को सशक्त बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो एक योजना हमारी आई है समेकित विरसा ग्राम कृषक पाठशाला की योजना। हम लोग जिला में एक मॉडल समेकित कृषि प्रणाली की एक मॉडल बनाएंगे। वहाँ किसान का, जिसमें मत्स्य पालन, पशुपालन,
गव्य सबका एक मॉडल रहेगा, कृषि का भी रहेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी उसमें रहेगा, और उनका क्षमता विकास करके और उसके नज़दीक के गांव जो होंगे वो बिरसा गांव के रूप में चिन्हित किए जाएंगे, और उनका जो प्रोडक्शन होगा उसको नियर बाई राज्य में, बंगाल, उड़ीसा में हम लोग भेजने के लिए उनको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये हम लोग पूरे एक सवाल में नया जी, ये इस पे मैं कुछ और भी बोलना चाहूँगी। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, कृषक पाठशाला योजना, जो आप अभी जैसा कह रहे थे कि जो पशुपालन है और मत्स्य है और कृषि निदेशालय है, ये सब आपस में किन्हीं न किन्हीं तरीके से जुड़े हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि खेती एक तरह की संस्कृति है। पारंपरिक पद्धति से ही अधिकांश जो झारखंड के किसान हैं पारंपरिक पद्धति से ही खेती करते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ हमारी पारंपरिक पद्धति है खेती की। लेकिन आज के ज़माने में वैज्ञानिक पद्धति और पारंपरिक पद्धति दोनों का सही मिश्रण हो यह आवश्यक है। तो यह जो कृषक पाठशाला है वह एक खेती संस्कृति, इस नई खेती संस्कृति के लिए वो संचार केंद्र बनेंगे। और यहाँ पे जितने भी प्रभाग हैं कृषि विभाग के, चाहे मत्स्य हो और पशुपालन हो, उद्यान और कृषि, इन सब का वहाँ पे समेकित रूप से क्षमता विकास किया जाएगा और आसपास के गांवों को एक तरह से गोद ले लिया जाएगा और वहाँ समेकित रूप से इन सारे जो योजनाएं हैं सारे प्रभाग के, उनका संचालन किया जाएगा। और विशेष बात यह है इन गांवों की, जिन्हें हम बिरसा गांव का संज्ञान दे रहे हैं, इन गांवों में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये विशेषता है। एक तो मुझे लगता है कि इस पर एक बात जरूरी है टिप्पणी करना कि हम किसान को मान के क्यों चलते हैं कि वो एकदम इलिटरेट है इन मामलों में भी। आज के दिन किसान आज के दिन भी बादल का रंग देख के बता देता है कि पानी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हमको मौसम विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, तब पता चलता है। वो जानता है कि खेत में कितने इंच जुताई करनी है। हम उससे क्यों नहीं सीखने की कोशिश करते हैं? वो स्टूडेंट बनेगा क्या हमारा? हम कृषक पाठशाला चलाएं, लेकिन हम कह रहे हैं कि उससे क्यों नहीं इनपुट लें? हम जिस किसान के लड़के हैं, जिस किसान की किसानी के चलते यूनिवर्सिटीज बन गए, यूनिवर्सिटीज में नया क्या आया? उन्हीं का ज्ञान आया जो कि बुक में आपने डाल दिया, पढ़ाई शुरू कर दी। तो आपकी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में ये शामिल है क्या कि किसानों से भी कुछ सिखा जाए कि कहाँ पर जो अरहर की फसल है किस इलाके में होती है और कैसे वहाँ हो जाती है, दूसरे इलाके में नहीं होती है। इसलिए कि इसको आप रिप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। गढ़वा में अगर अरहर होता है तो आप चाहे दुमका में लग जाए अरहर तो नहीं होगा, इसलिए कि मिट्टी का भी है और मौसम का भी, नेचुरल जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट का भी फ़र्क है। जो पठारी इलाका है अपने यहाँ, हर 12 कोस पर ऐसे भी कहा जाता है कि पानी बदल जाता है, बोली बदल जाती है। तो आपके यहाँ कोई इस तरह की प्लानिंग है क्या किसानों से भी इनपुट लिया जाए कि उनको क्या चाहिए? आप दे रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको क्या चाहिए? मेरी बात आप समझ रहे हैं? अव्वल तो जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, जहां मैंने जोर दिया कि पारंपरिक पद्धति के साथ, बिल्कुल। तो पारंपरिक पद्धति का महत्व है, ये माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि हमें उसी पारंपरिक पद्धति की ओर जाना है। और जो हमारा आत्मा के द्वारा जो हमारा कृषक पाठशाला और कृषि चौपाल चलता है, जो हर पंचायत ब्लॉक में होता है, तो वहाँ पे इस तरह के जो ट्रेनिंग क्षमता विकास दी जाती है। साथ में किसानों की भी जो अपने विचार होते हैं वो अपने विचार उन कृषि चौपाल में रख सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें या इसे आप ही आपने हाईलाइट किया कि जो किसानों की जो पारंपरिक उनका जो ज्ञान है या उनका अपना विज्ञान है, उसे अपनाने की आवश्यकता है। और इस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे कि हम आप उद्यान के से इसको ऐड करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ऐड करते हैं कि जैसे हम लोग कुछ भी, आपने एक कम पढ़े लिखे गैर वैज्ञानिक व्यक्ति के बारे में चर्चा की जो राज्यपाल हो गए, उन्होंने एक प्रयोग किया, राज्यपाल हो गए, ठीक है ना जी, कि उन्होंने किताब लिख दी। हम ये कह रहे कि हर किसान किताब लिखने लायक है, लिखने नहीं आता है उसको। हाँ, नहीं है ना, पहले तो उसके ज्ञान का इस्तेमाल। हाँ, कबीर थे तो उन्होंने कहा किताब लिखी, पढ़े लिखे किताब लिखे, तो ये हम उसके ज्ञान को हम लोगों ने संग्रह किया है। तो इसी तरह से किसान भी जो अपना देते हैं और उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद ही हम उसको उपयोग में लाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान की बात को
हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। देखिए हमारे पास जो आंकड़े हैं उस आंकड़े में आपके यहाँ हर चीज़ में प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है पिछले 20-22 सालों में। हाँ। तिलहन में भी वृद्धि हुई है, हालांकि -32 में आप जा रहे हैं अभी भी जो डिमांड है उसके हिसाब से। धान में करीब 5.910 MMT आप ज़्यादा जो राज्य की आवश्यकता है उससे ज़्यादा आपका है। दलहन में 23.4% है आपके यहाँ वृद्धि हुई है। तो ये चीज़ें बढ़ तो रही हैं, उसी हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ रही है। जब झारखंड बना था 269 था, आज 4 करोड़ के आसपास। चुनाव आयोग का जो नया आंकड़ा हमारे पास है वो 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो चुकी है। नई जनगणना जो होगी उसमें तब तक हम लोग 4.5 तक पहुँच जाएंगे। 4.5 करोड़ लोगों के लिए खाना चाहिए नहीं, और खाना दिलाने की जिम्मेदारी आप ही की है। आपके डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी ज़्यादा है, यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी ज़्यादा है ना। खाना मिल सकता है, खाना है, इसलिए कि जंगल और कहीं नहीं है जितना आपके यहाँ है, मिनरल आपके यहाँ जितना है उतना कहीं नहीं है। आपके यहाँ जो फसलों की विविधता है जी जी बिल्कुल, वो कहीं नहीं है। आपके यहाँ जो बता रहे थे आप गोभी के बारे में, आपके गोभी का जो टेस्ट है वो और कहीं नहीं मिलता है। गोभी का टेस्ट वो नहीं, गोभी के अलावा एक बाहर के लोग बताए हमको, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ का मटर जो है वो मतलब उसको जांच करने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में, भंडारण के बारे में 3 चीज़ के बारे में किसानों को बताइए। भंडारण हमारे दर्शकों को ये बताइए। एक तो होता है किसान रख नहीं सकते घर में, उनको तुरंत पैसा चाहिए। हाँ, जिससे कर्ज लिया है उसको भी चुकाना है, भोजन भी करना है, बच्चे के लिए किताब कॉपी भी लेकर के आना है, इसलिए उनको तुरंत पैसा चाहिए। भंडारण करेंगे अगर 2 दिन तो हो सकता है कीमत बढ़ जाए, फिर प्रोसेसिंग, फिर वैल्यू एडिशन, ये 3-4 एंगल हैं। इसमें आप लोग क्या करेंगे? देखिए सभी जैसा कि आप हॉर्टिकल्चर के जितने भी क्रॉप हैं सब पेरिसेबल है, वो ज़्यादा दिन तक हम लोग नहीं रख सकते हैं। नहीं, प्रोसेस करके तो रख सकते हैं। टोमेटो तो रख सकते हैं, टोमेटो करके रख सकते हैं, चिप्स बना के रख सकते हैं। नहीं, उस पर आते हैं सर कि जनरली जो है जो छोटे किसान हैं और उनको टोकरी में बेचना है, तो वो हम लोगों ने प्लान किया है कि उसको एक जगह, अभी प्लानिंग में भी है, मैम के आने से हम लोग एक प्लानिंग किया है कि उसको FPO के माध्यम से उसको संगठित करके उसको मार्केटिंग, सबसे पहला था मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में, NHM में प्रोसेसिंग के लिए भी मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग अपने स्तर से कर सकते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में भी हम लोग FPO के माध्यम से हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तभी ये संभव हो पाया है कि हम लोग अगल बगल के राज्यों में दे पाते हैं। संगठित है तभी। इस क्षेत्र में किसानी के क्षेत्र में तो यह बिल्कुल कमी है हम लोगों का कि संगठित नहीं है हम लोग को। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने FPO पर बहुत जोर दिया है और नाबार्ड के माध्यम से बहुत से FPO बनाए जा रहे हैं और राज्य सरकार भी इस पर काम कर रही है। इसको थोड़ा सा प्लानिंग में आपने बताया, लिंक कैसे करते हैं किसानों को? जैसे बीज आप क्या क्या बीज देते हैं, किस किस तरह के फसल के बीज देते हैं? गन्ना का बीज देते हैं? हाँ, गन्ना का, अरहर का बीज देते हैं। किस तरह के बीज आप देते हैं किसानों को, ताकि किसान आपसे संपर्क करें, अगर उनको नहीं मिल रहा है, उपलब्धता नहीं हो रही है तो आपसे बात करें? किस तरह के बीज देते हैं या सब तरह के बीज देते हैं? हम लोग मौसम आधारित बीज देते हैं। खरीफ में हम लोग धान, अरहर, मूंगफली ये देते हैं, और रबी के लिए आपको गेहूँ, सरसों जो है, दलहन सभी तरह का बीज उनको उपलब्ध कराते हैं। तो आप किसान को बीज रखने देते हैं या किसान का फसल ले लेते हैं, आप बीज बनाते हैं? मैंने कृषि निदेशालय के अपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ बीज बनता है क्या? नहीं, है हम लोग बीज प्रोडक्शन भी करते हैं। अपने कृषि प्रक्षेत्र जो हम लोग का है वहाँ बीज का प्रोडक्शन भी करके किसान के बीज वितरण करते हैं। प्लस जो कंपनी का सेलेक्ट करके NSC, जो भारत सरकार की कंपनी NSC उत्तराखंड, उनसे भी बीज प्राप्त करके कृषकों के बीज बांटते हैं। पहले तो हम लोग जब बचपन में तब पूसा का बीज आता था, बहुत नामी था पूसा का बीज, उसका पैकेट बन करके आता था। आजकल तो इतने सारे मल्टीनेशनल कंपनी हो गए हैं। दूसरे की जो सबसे बड़ी शिकायत है, ये आपको एज ए डायरेक्टर वो चेक करना चाहिए, सही बीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए कि आपके यहाँ बहुत सारे कंप्लेंट्स, चूंकि मीडिया मैन हम हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स है, आप लोगों ने रेड करके पकड़े। तो इस तरह के लोग फिर आगे जाकर के दुकानदारी अपनी नहीं चलाएं, ताकि किसानों को अगर बीज नहीं मिलेगा तो आप सोचिए क्या गति होगी। उसका सारा लागत जो है ना, आत्महत्या के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहता है। तो आप जो भी जैविक खेती की बात करिए, जो भी प्लानिंग के बारे में बात करिए, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को समझाइए। इस तरह की अगर शिकायत है किसी के पास, बीज लिया जितना वो कहा उसके हिसाब से यील्ड नहीं है,
या कुछ ईल्ड हुआ ही नहीं, है ना। क्या कि बीज में तो आजकल नया सिस्टम आ गया है ना कि आप बीज खरीदिए, फसल तो हो जाएगा लेकिन उसमें ये नहीं होगा, पैडी में धान नहीं होगा, गेहूँ नहीं होगा, गेहूँ ये लहसुन का पत्ता तो हो जाएगा लेकिन लहसुन नहीं उगेगा, प्याज का पत्ता तो हो जाएगा, प्याज नहीं उगेगा। जो उसमें संशोधन किए गए हैं, जिन्स के जो गड़बड़ी की गई है कि हमारी मिल्कियत बनी रहे, मोनोटोनस बनी रहे, तो उस तरह के मामले में अगर किसान को कहीं से बीज मिलता है तो आपसे कैसे वो संपर्क करें? अव्वल तो मैं यह बताना चाहूँगी कि जो हम लोग राज्य में जो हमारी बीज नीति है उसके मुताबिक हम लोग बीज केवल सरकारी संस्थान से ही खरीद सकते हैं या पब्लिक सेक्टर जैसे या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी जैसे NSE नेशनल सीड कॉरपोरेशन या उत्तरांचल बीज निगम, छत्तीसगढ़ बीज निगम, इन सभी का एम्पैनलमेंट होता है टेंडर के माध्यम से, और इसके तो इन्हीं सरकारी संस्थानों से ही हम बीज खरीदते हैं जो कि स्वयं आप बीज खरीदती हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती हैं? जी, तो हम लोग एक जो डिमांड है वो जिलों से संग्रहित करते हैं। जो हमारे जिला कृषि पदाधिकारी हैं लैंप पैक्स के माध्यम से अपना अपना डिमांड हमें देते हैं। उस डिमांड के ही बेसिस पर हम सप्लाई का ऑर्डर देते हैं जिन कंपनियों का टेंडर हुआ है, और ये सारी संस्कारी संस्थान होती हैं। और वो जो बीज सप्लाई करती हैं, इस वर्ष से हमने विभाग ने ब्लॉकचेन प्रणाली की व्यवस्था की है। अब ब्लॉकचेन प्रणाली बहुत ही सुंदर एक सिस्टम है। जैसे एक किसान है, उसे एक टोकन नंबर मान लीजिए मिल जाता है, और उस टोकन नंबर से फिर अगर वो उस ब्लॉकचेन जो ऑनलाइन पोर्टल होगा उसमें अपना टोकन नंबर डाल दे तो वो देख सकता है कि जो उसका बीज उसको मिलने वाला है वो किस स्टेज पर है, किस अवस्था में है। क्या वह सप्लायर के पास ही है, क्या वह उसके डिस्ट्रिक्ट में जिला कृषि पदाधिकारी के पास आ गया है, क्या वह किसी प्राधिकृत विक्रेता के पास के गोदाम में है, या वह लैंप पैक्स के पास है। तो वह स्वयं देख पाएगा कि उसे जो बीज मिलने वाला है वो किस स्टेज में है। तो इससे एक पारदर्शिता आएगी, बिचौलियों की भूमिका कम होगी। दूसरी बात, अगर जो बीज की आप बात कर रहे हैं कि गुणवत्ता में कमी हो जाए या ऐसी शिकायत आए, तो ऐसा पिछले के वर्षों में भी हुआ है। जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन द्वारा ही इस तरह के जो बीज सप्लाई हुए थे तो उसमें गुणवत्ता का इस तरह का एक शिकायत हुआ था। तो ऐसे में सरकार की व्यवस्था है कि अगर यह साबित हो जाए कि वाकई गुणवत्ता में कमी थी, वैज्ञानिकों द्वारा जांच की जाती है और यह साबित हो जाता है, तो उनसे हम लोग क्षतिपूर्ति भी लेते हैं और किसानों को फिर वो क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो यह व्यवस्था अभी सरकार में सुचारू रूप से यह चालू है। जी विजय जी, ये जो पूरा उद्यान का ये है, तो ये जुड़ना चाहिए कई चीज़ों से, बने इरिगेशन। जी जी बिल्कुल। आप कितना हो बढ़िया जैविक खाद बना दीजिए, लेकिन पानी अगर उसको नहीं मिलेगा, पहले उसके पास चूहा था वाटर लेवल नीचे चला गया है ना। क्या कि आपका चापाकल हर साल उसको डीप डीप डीप, अब कितना डीप है ये पता नहीं मुझे, नहीं वो तो साल में 1 फीट जाना है। तो साल में 1 फीट जाना है तो कितना नीचे जाएगा। हाँ। तो उसको पानी कहाँ से आएगा? पानी तो ये देखिए, इसमें प्रधानमंत्री PM-KSY सूक्ष्म सिंचाई योजना है जिसमें कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर का प्रावधान। वो आपके यहाँ से है कि माइनर इरिगेशन से है? नहीं, ये कृषि निदेशालय के स्तर से है। थोड़ा उनको बता दीजिए, कुछ बताना चाहिए, बताइए। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि निदेशालय से संचालित है। कैसे मिलता है, कैसे अवेलेबल होगा किसान को, कैसे आपको अप्रोच करें? जी जी, ये हमारी योजना पोर्टल बेस्ड योजना संचालित है। इसमें किसान पोर्टल में जाके अपना आवेदन को दे सकते हैं या जिला कृषि पदाधिकारी। सर जी, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो जा करके पोर्टल में जाएगा। आप सीधा सीधा बताइए कि वो कैसे उसको मिल सकेगा। हाँ, वो अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी, ब्लॉक कृषि पदाधिकारी, जनसेवक के माध्यम से ये आवेदन उनको दे देंगे और वो आवेदन उनका पोर्टल में अपलोड होने के बाद उनके फील्ड में जाके एस्टिमेशन कार्य किया जाएगा और एस्टिमेशन कार्य करके कंपनी को वर्क ऑर्डर चला जाएगा और उस हिसाब से कंपनी उनके खेत में अधिष्ठापन करके वो भुगतान प्राप्त करती है। तो अभी जनसेवक का क्या पोजीशन है आपके यहाँ? जनसेवक की कृषि मित्र, दोनों में आप क्लियर करिए, किसके पास जाए? कृषि मित्र से बात करेगी, जनसेवक से? जनसेवक का जो आपके स्टेट में नंबर्स है, वो नंबर्स है पूरा क्या? नहीं, नंबर्स नहीं है, लेकिन जनसेवक को हम लोग कृषि कार्य में लगा रहे हैं। उनकी सर जी, तो कहाँ, जब आदमी नहीं है तो कहाँ से लगा रहे हैं?
आप कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं या कृषि मित्र से ये काम करा रहे हैं, कैसे है? ना, हम लोग बीटीएम एटीएम को ही इसमें ज़्यादातर टैग अच्छा। किए हुए हैं। बीटीएम एटीएम हमारे पास ब्लॉक लेवल पे है, उनको हम लोग इसमें टैग किए हुए हैं। और अनुमंडल लेवल पे हम लोग एग्री क्लिनिक स्थापित किए हुए हैं। वहाँ भी जाके वो आवेदन देंगे तो उनका आवेदन को वो लोग अपलोड कर देंगे। वहाँ भी कंप्यूटर की फैसिलिटी सब। ये थोड़ा सा स्पष्ट करें कि सीधे उसको चाहिएगा ड्रिप, जी, तो ड्रिप लेने के लिए उसको क्या करना है? ड्रिप लेने के लिए उनका आधार कार्ड चाहिए और उनका जमीन का वंशावली चाहिए। ओके। और एक आवेदन है जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है कि सिंचाई के लिए उनको कुआं या तालाब या नदी नाला है कि नहीं, जहाँ से पानी उपलब्ध हो सके, बस यही इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। अगर वो नहीं उपलब्ध है तो, और वो चाहता है कि हम वहाँ पर तालाब बनाए, कुआं बनाए, तो उसमें भी आप मदद करेंगे या दूसरी संस्था से मदद नहीं, लेनी उसमें भी हम लोग मदद करेंगे। अभी विभाग के स्तर पे ये कन्वर्जेंस हुआ है। भूमि संरक्षण के द्वारा पंप सेट 90% पे बांटी जा रही है, तो वो पंप सेट उनको उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा कहा गया है कि पंप सेट आप वहाँ से ले लीजिए। और जिन किसान का तालाब बनना, भूमि संरक्षण बना रही है, तो वो तालाब लेके वहाँ से भी इसका लाभ ले सकते हैं। एक आप ही के यहाँ शायद स्कीम है सोलर पंप की, जी, उसको जुड़े हुए हैं इससे जरेडा से। जी, जरेडा से, तो वो कृषि समृद्धि योजना। हाँ, क्या है वो? इस योजना की भी शुरुआत नहीं हुई है। अच्छा। जैसे क्योंकि अभी हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण संतुलन की भी बात कर रहे हैं। अब इसी दिशा में ही यह कदम है कि हम सौर ऊर्जा पर निर्भर करें और इस तरह के 2, 3 और 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप की व्यवस्था है जो कि करीब 20,000 किसानों को दिए जाने हैं। तो आपके यहाँ से उसको मिलना है कि जरेडा से मिलना है? अभी यह निश्चित नहीं है क्योंकि यह स्कीम अभी कैबिनेट द्वारा पारित नहीं हुआ है। हालांकि जो अभी लेकिन हम तो कई कॉन्फ्रेंस में इनके गए हुए हैं जहाँ वो बोलते हैं हम लगा रहे हैं। पीएम कुसुम योजना वो अलग है, वो तो जरेडा जी है। जी, वो जरेडा का है प्योरली। अभी वो लगा रहे हैं, किसी एजेंसी को नियुक्त किया है जो लगा रहा है। कुसुम के तहत वो लगा रहा है। पीएम कुसुम योजना अलग है। अच्छा। और ये जो कृषि समृद्धि योजना की बात करी वो अलग है। और साथ में ये जो टपक सिंचाई की बात चल रही थी उसमें मैं दोबारा कुछ और फीडबैक देना चाहूँगी। टपक सिंचाई जो हम लोग निदेशालय स्तर से, उद्यान और कृषि निदेशालय, इसके काफ़ी सारे योजनाओं को हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं। यानी कि अब जो भी किसान जिनको बीज मिले, चाहे फल फूल या सब्जी का, या उनको पॉली हाउस बनाना है, तो हम उनको पैकेज योजना देने का प्रस्ताव दे रहे हैं। जैसे हम उनको कह रहे हैं कि आप केवल बीज क्यों लीजिएगा, हम उनसे स्वयं पूछ रहे हैं। जिनको हम बीज बांटेंगे हम उनसे पूछेंगे कि आप सिर्फ बीज क्यों लीजिएगा, आप साथ में टपक सिंचाई लीजिए, आपको 90% अनुदान है। और उनकी जो पेपर वर्क है उसको भरने में सहयोग हमारे एटीएम, बीटीएम, कृषक मित्र, वीएलडब्ल्यू जो भी उपलब्ध हो। देखिए, कृषि परिवार एक बड़ा परिवार है और हमारे पास हाथ की कमी है, ये तो सिद्ध है। लेकिन हमें किसी तरह से एक दूसरे का पूरक बनकर हमें तो किसी तरह से काम करना है। अब जैसे हम बीज बांटेंगे या कोई पॉली हाउस के लिए आवेदन देता है तो हम बोलेंगे कि टपक सिंचाई भी लो। टपक सिंचाई ही सिर्फ क्यों लोगे, साथ में मल्चिंग लो। मल्चिंग भी हमारे बागवानी मिशन के अंतर्गत उसका स्कीम का एक कंपोनेंट है। और इस तरह से हमें उसको पैकेज देंगे तो इससे ज़्यादा सुविधा होगी। साथ में मैं ये बताना चाहूँगी कि एक मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही योजना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोत्साहन देना। पूरे देश में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सशक्त किया जा रहा है। तो इसी दिशा की ओर जो झारखंड के एक्टिव एफपीओ हैं इस तरह के, उनका हम मैपिंग कर रहे हैं। हर ज़िले में सघन तरीके से यह कार्य चल रहा है और उसका आने वाले जो 8 मार्च है उस दिन ये सारे जो एफपीओ हैं, खासकर महिला प्रधान एफपीओज, यहाँ तो बड़ी संख्या में आपके यहाँ झारखंड में बने कृषि अगर कहिए तो महिलाएं ही करती हैं। महिलाएं करती हैं जी। उन्हीं पर डिपेंड, घर का काम भी उन्हीं को देखना है और कृषि भी उन्हीं को करना है। उनके बगैर सब चूल्हा चौका कर रही हैं, खेती कर रही हैं, उद्यमी भी हैं, सब वो कर रही हैं। तो अब यही इन्हीं महिला प्रधान को विशेषता हम प्राथमिकता देंगे और ऐसे सारे एफपीओ को एक मैपिंग कर लिया जाएगा। मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे खूंटी में थोड़ा सा हम बात करें कन्वर्जेंस की जो बात कही आपने, उसमें हमको लगता है ग्राम सभा और पंचायत, तो उनके साथ भी आप लोगों का कोई कन्वर्जेंस है क्या? इसलिए कि वो उनकी पहुंच में है, बहुत आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन पहुंचने में जितने चैनल्स होंगे उतने चैनल में ज्यादा देर होगी। चैनल ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो देरी बढ़ती जाएगी स्वाभाविक रूप से। उसको भी फाइल पर सिग्नेचर करना है, अपना देखना है कहाँ भेजना है, नहीं भेजना है। उसके लिए जो खुश करने का तरीका है वो खुश करने के लिए आप उम्मीद करेंगे कि कोई खुश करे हमको। बिल्कुल। तो चैनल्स कम से कम हो और सीधा उसको मिल जाए। जी, वर्तमान में जो लाभुक चयन की प्रक्रिया है उद्यान निदेशालय में, जो हमारे राज्य देश जो हमें मिलते हैं
उसके मुताबिक ग्राम पंचायत का उसमें भूमिका है। और उसमें जो उद्यान निदेशालय की योजनाओं के लिए और टपक सिंचाई के लिए भी, जैसे वंशावली की बात कर रहे थे, तो उसमें भी वंशावली के लिए भी ग्राम पंचायत की भूमिका है जी। तो इस कन्वर्जेंस में निश्चित तौर पे वो भी शामिल हो जाएंगे। और क्योंकि लाभुक जो हम चयन करते हैं वो उनके माध्यम से ही होता है, उनके माध्यम से होता है, पंचायत के माध्यम से ग्राम प्रधान रिकमेंडेशन। जैसे कोई लाभुक है, वो बिचौलिया है या वो बिल्कुल सही लाभुक है, वो किसान इसको थोड़ा है, स्पष्ट किया जाए, कैसे है ये प्रक्रिया? ग्राम सभा सिलेक्ट करेगी ये लाभुक है कि नहीं है जी, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा, लाभुक की श्रेणी में आएगा तब बाकी चीजें रिकमेंड करेगी। या किसी को लाभुक बनना है तो उसको ग्राम सभा जाना पड़ेगा। त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था हमारा है, जैसे वार्ड सदस्य हुए, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, तो कोई भी अनुशंसा अगर कर देते हैं उनके आवेदन में तो उसके आधार पे हम लोग योजना का लाभ उनको दे देते हैं। जैसे पासपोर्ट बनने के लिए आईएएस या आईपीएस अगर कर देते हैं तो तुरंत पासपोर्ट बन जाएगा, उसी तरह का पासपोर्ट ही है उसके लिए। जी जी जी। एक वो हुआ कि स्थानीय है, वहाँ के निवासी हैं, इसलिए उनका अनुशंसा की आवश्यकता होती है। तो वो अनुशंसा लेके कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? बीटीएम के पास जाएंगे। बीटीएम क्या करेंगे? बीटीएम उनको आवेदन करके अपलोड कर देंगे। पीएमकेएसवाई अगर लेना हो तो कितने दिन इंतजार करना पड़े? जैसे मैडम ने जो बताया, मैडम ने कहा कि कई चीजें हम उनको कहेंगे कि भाई ये भी ले लो, ये मिल रहा है आपके लिए, आपके पास सुविधा है तो वो बीटीएम एटीएम जो है उनके पास जाएंगे तो उन सब चीजों के लिए बीटीएम एटीएम बताएंगे कि उनको आगे कहीं दूसरी जगह पर जाके पूछना पड़ेगा? वही बता दे, गाइड कर देंगे, वही करेंगे, वही गाइड। ये फॉर्म जो अपलोड करना होता है पोर्टल में, ये जिम्मेदारी एटीएम बीटीएम की है, क्योंकि निसंदेह एटीएम बीटीएम पूछेंगे उनसे या पूछेंगे, अपलोड ही करेंगे वो, जो विवरणी है विवरण उनसे ले लेंगे। नहीं, उनको दायित्व दिया जा रहा है कि आपको उनको दिलाना। नहीं, वो तो आया आपके पास सीट लेने के लिए, तो जीप भी मिल रहा है ये उसको नहीं पता है, ठीक है ना, पोली भी मिल रहा है उसको नहीं पता है। तो ये एटीएम बीटीएम, जैसे इन्होंने कहा कि हम पूछते हैं उससे कि भाई ये है पंप मिल रहा है तो पंप ले लो आप अपना, इरिगेशन के लिए पंप लगाओ अपना। एक बैनर पोस्टर के माध्यम से भी उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये योजना का लाभ है जिसका आप ले सकते हैं। दरअसल जैसे एटीएम बीटीएम जब कृषकों के पास उनको योजनाओं के बारे में जानकारी देने जाएंगे तो उनके पास उस वक्त फॉर्म भी होती है, जो फॉर्म में वो विवरणी किसानों से ही ले लेंगे और वो ही स्वयं उनका फॉर्म अपलोड करेंगे। जैसा आप भी बता रहे थे कि किसानों को इंटरनेट चलाना नहीं आता होगा या कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा, तो मुझे नहीं आता है जी। तो ऐसे में ये एटीएम बीटीएम को ही जिम्मेदारी दी गई है और ये लिखित आदेश है कि ऐसे में उनको ही ऐसे फॉर्म अपलोड करने होंगे। मतलब मान लीजिए मैं किसान के पास, मैं एटीएम हूँ, मैं किसान के पास गई, मैंने उनको योजना की जानकारी दी कि भाई बीज है, ये भी है, वो भी है, पॉली हाउस भी है, मल्चिंग भी है, टपक सिंचाई आप ले लो। तो वो मुझे बोलेगा कि हाँ मुझे लेना है, तो वो अपनी विवरणी देगा मुझे, तो वो विवरणी जो है हम लोग फॉर्म में लिख लेंगे और फॉर्म में लिख के हम लोग जो प्रक्रिया होती है वो पूरा करने में उनका सहयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए वंशावली जैसे ये बता रहे थे, अनुशंसा करना है ग्राम सभा से, तो उसमें भी करने में वही एटीएम बीटीएम ही सहयोग करेंगे, या वीएलडब्ल्यू या कृषक मित्र या उद्यान मित्र। और उसके मतलब ये प्रक्रिया को पूर्ण करने में वो किसानों के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक वर्क कल्चर है, आप कह सकते हैं, जो धीरे धीरे अब बदलाव आ रहा है विभाग में, कि ये ऐसा नहीं है कि किसानों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि अब ये फॉर्म लेके अब दूसरे दफ्तर जाइए, अब उस दफ्तर जाइए, ऐसा नहीं किया जाएगा। उनका हैंड होल्डिंग किया जाएगा। अगर वो स्वयं जा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जा सकते हैं तो वो विवरणी लेकर स्वयं एटीएम बीटीएम ही उनकी सहायता करेंगे। जैसा सरकार आपके द्वार में हुआ था, वो सघन तरीके से कैंप लगाए गए थे और उनसे विवरण लेके ऑन द स्पॉट भरे गए थे कई सारे फॉर्म्स। तो हमारा यह प्रयास है विभाग का कि इसी प्रकार से हम किसानों की सुविधा के लिए उन्हें दफ्तर दफ्तर दौड़ाएं नहीं, हम उनके काम को सुविधाजनक बनाएं, उनसे विवरणी लें और जहाँ तो उनके लिए सुविधा हो वो जा सकते हैं वो जाएं, अन्यथा हम लोग ही उनकी विवरणी लेके उनको अपलोड करना है या कुछ और प्रक्रिया भी है। हमारा जैसे उद्यान निदेशालय में 4 सदस्य कमेटी भी होती है जिसमें लाभुकों का चयन होता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो औपचारिक तरीके से फिर हम लोग ही उसे ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा आपकी तरफ मैं मुखातिब हूँ। ये जो 4-5 कंपोनेंट जुड़ते हैं, एक तो उसने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन के बाद वो तुरंत बेचना चाहता है, उसको रख करके बेचना चाहता है ताकि कीमत मिले,
उसको प्रोसेस करके बेचना चाहता है तो अच्छी कीमत मिले, उसको वैल्यू एडिशन करके अच्छी ये करना चाहता है ताकि और अच्छी कीमत मिले, उसमें आपका निदेशालय जो है क्या मदद करेगा? आप क्या मदद करेंगे उद्यान वाले? जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ। विभिन्न प्रकार की, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि प्रोसेसिंग के लिए मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए हम लोग पेपर में ऐड देते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं कि नहीं। आप ही क्या, जैसे मान लीजिए ना आपका टमाटर बहुत होता है, हाँ है ना, टमाटर लोग फेंक के चले जाते हैं, मटर बहुत होता है, दाम नहीं मिलता तो फेंक के चले जाते हैं, बड़े मार्केट में लेकर के आए तो उसकी सही मार्केटिंग, सही कीमत उसको मिल सके। आलू है तो आलू को रख करके वो बेचना चाहता है। अभी मैं खूंटी गया था तो किसान के यहाँ देखा तब मैंने इतना बढ़िया उसने स्टोरेज बना रखा था, आम के पेड़ के नीचे बांस का बुन करके टोकरी, और उसमें वो आलू प्याज ये दोनों रखे हुए था। छाँव मिल रहा है उसको, खुला हुआ भी हवा में है, जब रेट बढ़ेगा तो हम बेचेंगे। नहीं, टमाटर एक ऐसा चीज टमाटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन टमाटर भी 2-4 दिन रख सकते हैं। अगर आपके पास फ्रीजिंग की व्यवस्था है तो 4-5 दिन तक रख ही सकते हैं। घर में हम लोग जो बाहर सब्जी लेकर के आते हैं 5-7 दिन तो चला ही लेते हैं इस टमाटर को। तो टमाटर को अगर आप ये सिर्फ उसका ये बना दीजिए, क्या सॉस बना दीजिए, कुछ नहीं, सॉस भी मत बनाइए, सुखा दीजिए, सुखा के पाउडर बना दीजिए, पाउडर बना करके वो सारा कुछ हो सकता है। इस पर काम चल रहा है। अब देखिए जैसे कि मदर डेयरी है नगरी में, सरकार के द्वारा उनको जमीन दिया गया था, और वो मटर का, देखिए मैं सिर्फ सवाल इसलिए कर रहा हूं कि उसको जितना ज्यादा फायदे की तरफ आप मोड़ेंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये करने से आपको इतना ज्यादा फायदा, उतना जैविक खेती की तरफ जो आपका मकसद है, प्रधानमंत्री का मकसद है, उस मकसद की ओर वो लौट करके आएगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उसको लगेगा नहीं हमको ये करने से, और वो जो कर रहा है इतना 20 क्विंटल कर रहा है और हमारा तो 15 क्विंटल हो रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं, ये मिथ्या को दूर करना है सर। ये हमने भरा है उसके दिमाग में ना, जो भरा है उसको इंजेक्शन लगा खींच तो नहीं सकते हैं ना, उसको प्रोसेस चलेगा ना, इतना आसान तो होता नहीं है। जागरूक तो किसानों को हम लोग कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है हम लोगों का। और इसमें है कि जैसा कि बता रहे थे, मदर डेयरी ने मटर पर, टोमेटो पर, और इवन की 2-3 सब्जियां हैं, उसको प्रोसेसिंग करके, मार्केटिंग, पैकेजिंग करके उन्होंने भेजा है। हमने इंटीग्रेटेड ये पैक हाउस का भी प्रावधान हमारे पास है, लेकिन है क्या कि किसान को पैसा लगना है, और जो किसान पैसा नहीं लगा पाते हैं तो योजनाओं का लाभ भी हम लोग नहीं दे पाते हैं। उनको बैंक से ऐड करने का कैसे है कि बैंक से कैसे जोड़ दिया जाए? मैडम का बिल्कुल आदेश था कि इसमें एफपीओ को जोड़िए। अगर एक्टिव एफपीओ है, मैंने पिछले बार हजारीबाग में गया था, जहां चतरा और हजारीबाग के एफपीओ सब एक्टिव एफपीओ थे। मैम यहाँ से डायरेक्ट उनको संबोधित भी किया था। तो उन लोगों को हम लोग प्रयासरत हैं कि भाई आप आओ, हमारी योजनाओं के, आश्चर्य मुझे ये हुआ कि वो सारी योजनाओं के बारे में लोग जानते थे। एफपीओ ऐसा नहीं था कि अनभिज्ञ था, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, जोड़ा कि भाई आप लो। जैसे पोली हाउस है, अगर हमको फूल की खेती करना है तो उसमें लागत मूल्य किसानों को देना पड़ता है, क्योंकि सब्सिडी 50% है और वो संभव नहीं है। सब्सिडी से लंबा नहीं खींच सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल नहीं चला सकते सब्सिडी ना, नहीं चला सकते, सब्सिडी का लिमिट है ना। लेकिन अभी सब्सिडी के बावजूद भी किसान अग्रसर नहीं, जबकि लोग किसान देख रहे हैं कि हाँ इसमें आमदनी है। और रही बात बैंक के जोड़ने का, तो हम लोगों ने कहा, चलिए हमारा समय खत्म हो रहा है, थोड़ा सा जैविक खेती के बारे में मैसेज अगर आपको कोई है, आपको लगता है किसानों के साथ सीधे बात करनी चाहिए तो आप सीधे बात करें। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के बारे में जो हम लोग का फोकस है आज का, तो उसके बारे में हम सीधे भी बोलेंगे, बाद में पहले मैम बोल लेते हैं, या हमको कहिए पहले बोल लेते हैं। आप ही पहले बोल लीजिए। आप दोनों का अपना साझा करना, हम उसमें कहा नहीं, दोनों सरकार हैं। नहीं सरकार, मैम दोनों सरकार है, थोड़ा ज्यादा प्लानिंग के साथ बोलेंगे ना, हम टेक्निकल। समय खत्म हो रहा है इसलिए आप शुरू करिए। किसान बंधुओं, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों से अनुरोध यही करना चाहता हूं कि आप जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों। निसंदेह आपका केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से जो उपज प्राप्त होती है, नेचुरल फार्मिंग से वो उपज आपको मिलेगी, बशर्ते कि आप जो इसमें नेचुरल फार्मिंग के आयाम है। आपका समय खत्म हुआ, प्लीज उसको प्लीज समय खत्म हुआ उनका। सारे किसान भाइयों और बहनों को
कृषि विभाग की ओर से मेरा यह संदेश है कि आप प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर बढ़ें। मिट्टी हमारे पास सांस लेने के लिए सही ऑक्सीजन चाहिए, हमको जीने के लिए एक बेहतर वातावरण चाहिए, इसलिए जरूरी है कि हम जैविक खेती की तरफ लौटें। हमको खेती की लागत कम करने हैं, इसलिए खेती की तरफ लौटें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।